हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय एनटीए। सो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीसैस फेज़ 3 के बारे में। अब फेज़ 1 और फेज़ 2 की वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स डाटा। पिछले साल जो भी हुआ है, लाइक 2023 का जो भी शेड्यूल था सीसैस का फेज़ 3 का, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 की वीडियो जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपने फेज़ 1 नहीं फिल किया तो आप फेज़ 1 भी फिल कर सकते हो वीडियो देख के, और फेज़ 2 भी फिल कर सकते हो। फेज़ 2 भी अभी खुलने वाला है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे हम लोग फेज़ 2 से पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट ट्रू शेड्यूल और दिस इज़ नॉट फाइनल शेड्यूल। मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ टाइमलाइन का, कि स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, चीज़ें वर्क कैसे करेंगी। एक अगर आपको एक राउंड है वो 7 दिन का, उन 7 दिनों में आपके साथ साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आप लेने चाहिए, वो सारी चीज़ों का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई 25 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे ज़्यादा डिले होगा तो ये शेड्यूल भी डिले करते जाना। जिस तारीख को रिजल्ट आया ना, तो 2 दिन के अंदर यानी कि 27 जुलाई को आपका फेज़ 2 चालू हो जाएगा। ठीक है, एक दिन छोड़ के फेज़ 2 स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। फेज़ 2 स्टार्ट कर देंगे, उसी के साथ साथ फेज़ 2 स्टार्ट करने के साथ साथ आपके 3 दिन की करेक्शन विंडो खुलेगी। 27, 28, 29, 30, 4 दिन की आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। तो 4 दिन की करेक्शन विंडो में आप लोग क्या क्या एडिट कर सकते हो, पहले तो हम वो जान लेते हैं। तो आप लोग क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हो वो हम जान लेते हैं। एडिट क्या क्या कर सकते हो, पहले तो फैमिली डिटेल्स, जैसे आपके पेरेंट्स का नाम आपने गलत फिल कर दिया या फिर सरनेम ऐड नहीं किया, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। प्लस अपनी बैंक डिटेल्स एडिट कर सकते हो, या फिर आपने कोई अपना बैंक चेंज करना चाहते हो कि पहले मैंने पापा का भरा था, मेरे को अब मेरा बन गया, अब मैं अपना भरना चाहता हूँ, तो आप बैंक डिटेल्स भी चेंज कर सकते हो। अनदर थिंग, आप क्लास 10th और 12th की दोनों की डिटेल्स आप लोग जो सर्टिफिकेट्स हैं वो चेंज कर सकते हो, वो री अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जिनका री वेरीफाई होके आया रिजल्ट, वो वाली चीज़ ना देखो, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोविज़न अगर निकालेगी तो आपको दोबारा मार्क्स फिल करने हैं। अगर नहीं निकालती है तो आपको पुरानी वाली मार्कशीट रहने देना, क्योंकि यार ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी तो आपके मार्क्स में दिक्कत आ सकती है। तो आपने पुराने वाले मार्क्स रहने देना, जो आपकी पुरानी वाली मार्कशीट है वही रहने देना जिसमें आपके पुराने वाले मार्क्स हैं। नई मार्कशीट आप लोग अपलोड मत करना। ठीक है, अब हम लोग अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो भाई हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका नाम, जेंडर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और कैटेगरी। कैटेगरी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे अगर किसी ने ईसीए के लिए अप्लाई नहीं किया है, सुपर न्यूमेररी सीट्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, लाइक स्पोर्ट्स के लिए भी अप्लाई नहीं किया है, या फिर किसी भी सीडब्ल्यू कोटा के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो वो लोग यहाँ पर अभी एडिट नहीं कर सकते। वो अपना ना तो ईसी ऐड कर सकते, ना उसके सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते, ना उनको चेंज कर सकते। वो एज इट इज़ कंसिडर होगा जो आपने भरा था पहले। अगर आपने जर्नल भरा है तो जर्नल आएगा, अगर आपने ईसीए भरा था तो ईसीए आएगा, अगर आपने ईसीए नहीं भरा था तो ईसीए नहीं आएगा। हमने ये जान लिया 27 से 30 जुलाई के बीच में करेक्शन विंडो खोली जाएगी। अब इस करेक्शन विंडो के बाद आपका जो 30 तारीख तक करेक्शन विंडो थी, उसके बाद आपका 2-3 दिन का ये लोग गैप लेंगे। 3 अगस्त को आपका जो फेज़ 1 और फेज़ 2 एक साथ क्लोज कर देंगे। हमें यहाँ से क्या देखने को मिला कि भैया यहाँ पे हमने क्या देखने को मिल रहा है कि जब फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है उसके एक हफ्ते बाद, यानी कि अगर फेज़ 2 ये 23 तारीख को चालू करते तो 30-31 तारीख तक ये फेज़ 2 को और फेज़ 1 को एक साथ बंद कर देते। यानी कि अगर आपने फेज़ 1 की एप्लीकेशन अभी तक फिल नहीं करी है तो फेज़ 2 के स्टार्ट होने के बाद भी आप फेज़ 1 और फेज़ 2 एक साथ भर सकते हो। उसका आपको टाइम दिया जाएगा। ये शेड्यूल आपको डीयू की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, अभी नहीं आया है। ये सिर्फ एक एग्जांपल का शेड्यूल है, तो इसको अज्यूम करके चलना। ये मैं बार बार रिपीट करूँगा आगे भी वीडियो में कि ये रियल नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें वर्क करने वाली हैं। इतने इतने दिन का गैप होने वाला है चीज़ों में वर्क करने में। अब जैसे कि फेज़ 1 और फेज़ 2 एक साथ क्लोज हो गए, उसके 2-3 दिन बाद आपकी प्रेफरेंसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी। अब यहाँ पर फेज़ 1 में हमने क्या देखने को मिला कि भाई फेज़ 1 और फेज़ 2 एक साथ बंद हो गए। फेज़ 2 में क्या करा आपने, प्रेफरेंसेस को फिल कर दिया। अब यहाँ पर जो ये टाइम मिला आपको 3 अगस्त के बाद, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 3, 4, 5, 6, इन तारीख को आप लोग जो अपनी प्रेफरेंसेस हैं उनको सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो, एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही फेज़ 2 कंप्लीट हो गया वैसे आप उनको ऊपर नीचे करो, एडिशन नहीं हो सकती। उसके बाद 6 तारीख को शाम के 5 बजे
ये ऑटो लॉक हो जाएगा। ये जस्ट एक हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 6 तारीख को वहाँ पे ऑटो लॉक हो गई, अपनी प्रेफरेंसेस की ऑटो लॉक हो गई है। अब क्या होगा कि यहाँ पर 6 तारीख को ऑटो लॉक हो गई, अब 7 छोड़ के 8 तारीख को यहाँ पर एक दिन छोड़ के यहाँ पर सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आती हैं। लाइक आपने जितने कोर्सेज को टारगेट किया है उसकी आपकी रैंक आ जाएगी कि आपकी कैटेगरी वाइज क्या रैंक है और इन कॉमन क्या रैंक आ रही है आपकी उस कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको जैसी अपनी सिमुलेटेड रैंक लिस्ट देखने को मिल जाएगी, वैसी वहाँ पे प्रेफरेंस चेंज का विंडो देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको कोई प्रेफरेंस यहाँ पे चेंज करनी है, रीऑर्डरिंग करनी है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। 8 से 9 जुलाई के बीच में ये देखने को मिलेगा। जैसे ही ये 8 से 9 जुलाई, 9 जुलाई को ये ख़त्म होगा, 11 जुलाई को आपकी फर्स्ट एलोकेशन 11 अगस्त को, जो भी मैंने अभी बोला वो अगस्त की बात चल रही है, अगस्त आ चुका है, तो 11 अगस्त को आपकी फर्स्ट एलोकेशन यहाँ पे होने वाली है। अब ये ऑफिशियल नहीं है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई कोई स्क्रीनशॉट लेके बोल दे कि भाई CUET बाय NTA ने ये बोला, नहीं यार ये ऑफिशियल नहीं है, मैं सिर्फ अज्यूम करके बोल रहा हूँ कि 25 जुलाई को अगर रिजल्ट आता है तो 11 जुलाई तक या 10 जुलाई तक या 12 जुलाई तक जितना भी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, तो 11 जुलाई को आपकी फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी। अब आपको 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, 11, 12, 13, 14, 4 दिन का आपके पास टाइम है कि आप उस सीट को एक्सेप्ट करो। लास्ट डेट क्या होगी, अगर 11 को सीट एलोकेशन हुई है तो 14 तारीख आपकी लास्ट डेट हो जाएगी, है ना। इसके बाद 15 तारीख तक, मतलब 11 से 15 तारीख तक, जब से सीट अलॉट हुई है, जब से 15 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा कॉलेज, ठीक है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, लाइक अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करा है तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कॉलेज के थ्रू। पहले वो डिपार्टमेंट में वेरीफाई होगा, फिर वो स्टाफ वेरीफाई करता है, फिर प्रिंसिपल वेरीफाई करता है, ऐसे ऐसे करके चीज़ें चलती है, वो आपको समझ में आ जाएगी बाद में, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको कॉलेज की फ़ीस सबमिट करनी होगी 16 तारीख तक, ठीक है। मतलब आपको पूरे 5 दिन का टाइम मिल रहा है कि आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस हो गई कंप्लीट। यहाँ पे हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है, आपने फ़ीस पेमेंट कर दी, आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। 16 तारीख तक ये हो सकता है ना। अब यहाँ पर जो अगर आपने सीट एक्सेप्ट करी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सीट नहीं एक्सेप्ट करी तो आप सब्सिक्वेंट राउंड में, आगे वाले राउंड्स में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपको आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है तो अपनी सीट को एक्सेप्ट ज़रूर करना, चाहे आप बाद में अपग्रेड करो या फ्रीज करो वो अलग बात है, लेकिन एक्सेप्ट ज़रूर करना, ठीक है। 17 तारीख को यानी कि एलोकेशन के फ्री सबमिशन के लास्ट डेट के एक दिन बाद यहाँ पे आपकी वैकेंट सीट शो करती हैं कि भाई कॉलेजेस में सीट कितनी वैकेंट बच रही है आगे वाले राउंड के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक दिन की रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस, अगर आपको एक प्रेफरेंस अलॉट हुई है, मान लेते हैं मेरे को 8वीं प्रेफरेंस अलॉट हुई है, मेरी ARST की 8वीं प्रेफरेंस अलॉट हुई है, तो जितनी भी मेरी ऊपर वाली प्रेफरेंसेज होगी ना 1 से लेकर 7 तक, उनको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, उनको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब नीचे वाली जो प्रेफरेंसेज है उनसे मेरा नाता खत्म हो गया, अब वो मेरे को अलॉट नहीं हो सकती और ना मैं उनको ऊपर ला सकता हूँ। तो प्रेफरेंस शीट आपको ऐसी बनानी है जो अगर आप अपग्रेड करो तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो, घाटा ना हो, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, हमने रीऑर्डर कर ली प्रेफरेंसेस। अब रीऑर्डर प्रेफरेंसेस के बाद 1 से 2 दिन बाद यहाँ पर 20 अगस्त को यहाँ पे सेकंड एलोकेशन लिस्ट आएगी। अब वही प्रोसेस रिपीट होगी भाई, 1 हफ्ते की प्रोसेस है कि आपको भाई सीट एक्सेप्ट करनी है, 3-4 दिन दिए जाएंगे सीट एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। फिर आपको एक डेट दी जाएगी कि भी वेरिफिकेशन इस दिन तक होगी, फिर वेरिफिकेशन के बाद 3-4 दिन के बाद 3-4 दिन मिलेंगे आपको कि भाई आपको सीट एलोकेशन जो हुई है उसकी फ़ीस सबमिट करनी है। तो ये पूरी प्रोसेस होगी। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद आई एम एज्यूमिंग कि 25 तारीख तक, अगर 25 जुलाई को रिजल्ट आता है तो 25 अगस्त तक यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 2 राउंड्स कंडक्ट करवा लेगा। आई एम एज्यूमिंग दिस, और जहाँ तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को जानता हूँ वो देरी नहीं करेगा। हो सकता है कि 26 तारीख, दैट इज़ मंडे, 26 तारीख को कॉलेजेस स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2 राउंड्स के बाद वो लोग कॉलेजेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी डेट एक्चुअल नहीं है, मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे रखा है कि ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, फेज़ 3 के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे 26 अगस्त से आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर ये 2 सितंबर में हो सकता है, क्योंकि 2 सितंबर को भी शायद मंडे पड़ रहा है, तो 2 सितंबर को भी हो सकता है, या फिर उससे बाद, उसके बीच में भी हो सकता है। इट इज़ नॉट कन्फर्म, तो मैं आपको एक स्पेसिफिक डेट तो नहीं बता सकता, बट एक एज्यूम करके बता रहा हूँ कि ऐसे वर्क कर सकता है। अब ऐसे ही राउंड 3 का देख लेते कि भाई 27 तारीख को राउंड 3 की वैकेंट लिस्ट आएगी, और वही सारी डिटेल्स है कि भाई वैकेंट लिस्ट आएगी, फिर आपको
रीऑर्डर करनी है प्रेफरेंसेस। प्लस यहाँ पर एक और चीज़, नई चीज़ ऐड करवा रहा हूँ कि एक मिड एंट्री की विंडो ओपन होती है जिन बच्चों का, अब ये देख लो मिड एंट्री क्या होता है। तो मिड एंट्री क्या होती है, मिड एंट्री में आपको 1000 रुपये की फीस देनी होती है। फ्रेश एप्लीकेशन जितनी भी होती है, अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 राउंड्स में आपका रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग के चलते आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप फेज 2 की वीडियो मेरी जाके देख सकते हो कैसे सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। अगर आप ऐसे करते हो कि भाई अब सब्जेक्ट मैपिंग गलत होगी तो आप मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लस जितनी भी फ्रेश एप्लीकेशंस होती है, या तो आपने फेज़ 1 में दिक्कत कर दी कि फेज़ 1 आपने भरा नहीं, या फिर पूरा नहीं भरा, फी पेमेंट नहीं करी, या फिर फेज़ 2 में आपने प्रेफरेंसेस नहीं डाली, तो आप मिड एंट्री के थ्रू एलोकेशन ले सकते हो। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, कुछ फ़ायदे नुकसान है। फ़ायदा क्या है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक मौका दे रहा है ये। घाटा क्या है कि आपको एलोकेशन जो भी होगी वो एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है, और आप अपग्रेड के ऑप्शन पे नहीं जा सकते। आपको जो सीट मिली है वही एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। आप किसी दूसरे की सीट क्लेम भी नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलेंगे कि भैया एसआरसीसी में कुछ सीट्स वैकेंट होगी तो मेरे को दे दो, नहीं किसी को हटा दो या मेरे को दे दो कि मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जिसको सीट अलॉट होगी पहले 2 राउंड में उनको सीट मिली रहेगी, ठीक है। कि स्पॉट राउंड्स का भी ऐसा ही शेड्यूल होगा कि आगे भाई स्पॉट राउंड्स में क्या होगा कि स्पॉट राउंड्स में भी ऐसी होगा कि 1 हफ्ते का गैप होगा कि भाई 1 हफ्ते पूरा राउंड चलेगा, 4 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक, ऐसे मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक चलेगा वो एक हफ्ते के लिए। फिर स्पॉट राउंड 2 होगा, फिर स्पेशल स्पॉट राउंड होगा, ठीक है, फिर फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड होगा, फिर मॉपअप राउंड होंगे। तो ऐसे 4 से 5 राउंड और होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अब स्पॉट राउंड में क्या दिक्कत होती है कि बच्चे ना जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो विड्रॉ नहीं कर सकते एडमिशन, और जो कॉलेज होता है अगर उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई सीट एलोकेट हुई है, फर्स्ट या सेकंड राउंड में मेरे को सीट एलोकेट हुई है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे को स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे को वो सीट नकारनी पड़ेगी, उसमें विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी मैं स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकता हूँ, किसी भी स्पॉट राउंड की बात करें। प्लस एक और चीज़ होती है कि भाई थर्ड राउंड में जो है वो ECA आता है, ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सुपर न्यूमरी कोटास के अंडर आते हैं ये लोग। तो सुपर न्यूमरी कोटास में क्या होगा कि भाई आप अपग्रेड कैसे करोगे, क्योंकि थर्ड राउंड तो भाई लास्ट राउंड होता है सीसेस राउंड्स का, उसके बाद तो स्पॉट राउंड चालू हो जाते हैं। तो यही है कि स्पॉट राउंड्स में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं देते, सभी को नहीं देते, सिर्फ जो ECA के लोग होते हैं, ECA, CW और स्पोर्ट्स, इन 3 के जो लोग होते हैं, और म्यूज़िक के हो गए, BFA के हो गए, तो इनको यार आप अपग्रेड का ऑप्शन देते हैं कि भाई इनको एक राउंड मिला, एक और राउंड में इनको अपग्रेड करने का ऑप्शन देते हैं। तो ECA में या CW में जो सुपर न्यूमरी होते हैं उनमें आपको 2 चांस मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्पॉट राउंड्स का हो गया। नहीं तो एक कैटेगरी वाला बंदा जो ECA में सुपर न्यूमरी कोटास में नहीं है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सीट एक्सेप्ट कर सकता है, उसको विड्रॉल भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अगर एक्सेप्ट करनी है तो करो, नहीं करनी है मत करो। पर जो सुपर न्यूमरिटी कोटास वाला होगा वो उसको अपग्रेड भी कर सकता है सीट को सब्सिक्वेंट राउंड में। तो यही कुछ यहाँ पर एक एलोकेशन राउंड से रिलेटेड और सारी चीज़ फेज़ 3 से पूरी टाइमलाइन मैंने बता दी। तो अब CUET का रिजल्ट मेरे को अब कंफर्मेशन तो है नहीं कि भाई धोखा दे रहे हैं आर्टिकल्स भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और चलो तो बाय।